में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम के तहत जनप्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों से सीधा संवाद किया। सीएम धामी ने कहा कि आगामी बजट केवल आय व्यय का दस्तावेज नहीं है बल्कि विकसित उत्तराखंड का रोडमैप होगा। सीएम धामी ने भरोसा दिलाया कि किसानों, उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूह, पर्यटन और व्यवसायियों साथ ही युवाओं के सुझावों को नीतियों में स्थान दिया जाएगा। संवाद में पर्वतीय विकास, रोजगार सृजन, कृषि प्रोत्साहन, महिला सशक्तिकरण और पर्यटन आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का विशेष फोकस रहेगा। इसमें बजट प्रस्तुत होने से पहले हमारे जो विभिन्न आयामों में काम करने वाले समाज के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, व्यापारी बंधु हैं, उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, कृषि और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में काम करने वाले हैं या स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, उन सभी के अलग और शिक्षाविद हैं और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेकर सभी के विचार आ जाएं और जिससे कारण से कि ये लोग समाज के और धरातल पर सीधे लोगों के बीच में रहते हैं। अनेक काम करते समय जो व्यवहारिक चुनौतियां सामने आती हैं तो उन सब के सुझाव मिलने से बजट में उनका प्रावधान किए जाने से लोगों को और आसानी होगी, ऐसा हमने एक क्रम शुरू किया था। इसलिए इसी क्रम में आज यहाँ भी संवाद किया गया है। बजट पूर्व संवाद है। सीएम पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को रुद्रप्रयाग के वीरो देवल पहुंचे, जहां पर मां चंडिका कार्यक्रम में शामिल हुए और सीएम धामी ने मां चंडिका की पूजा कर उनसे आशीर्वाद लिया। सीएम धामी ने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि मां चंडिका ने मुझे यहां पर बुलाया है। सीएम धामी ने कहा कि ये आस्था और संस्कृति की धरती है। 19 सालों बाद मां चंडिका का महायज्ञ किया गया। ये सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि धार्मिक चेतना का पुनर्जागरण है। 19 वर्षों के उपरांत ये चंडिका का महायज्ञ यहाँ पर पुनर्प्रारंभ होना, ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना का पुनर्जागरण है। और सच कहूं तो मैं किसी भी देव स्थान पर जाता हूं तो कोई न कोई बुलाता है, कोई न कोई उसका निमित्त बनता है, लेकिन ऐसे देव स्थानों पर आना, ऐसे धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेना, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, मैं आप सबकी बात भी कर रहा हूं। किसी ने सूचना दी होगी, किसी ने बुलाया होगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं यहाँ पर मां चंडिका के आशीर्वाद के बिना कोई नहीं आ सकता है। हम सबको मां चंडिका ने यहाँ बुलाया है। बीजेपी के लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत का कहना है कि गैरसैंण के पास में भराड़ी सैंड में विधानसभा भवन बनाना बुद्धिमत्ता का काम नहीं था। उन्होंने कहा कि भराड़ी सैंड में ठंड तो है ही, ऑक्सीजन की कमी है और जगह भी कम है। अच्छा होता कि भराड़ी सैंड के बजाय गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाया जाता। उनका यह बयान सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरा तो स्पष्ट कहना है कि भराड़ी सैंड में जहाँ पर सिलेक्शन हुआ है उसको बनाने का, चयन हुआ है विधानसभा बनाने का, वास्तव में उस समय वो बुद्धिमत्ता का काम नहीं था। क्योंकि जहाँ पहली बार हमारा विधानसभा लगी, जहाँ टेंटों में लगी, वो जगह बहुत उचित थी और भराड़ी सैंड से बढ़िया गैरसैंण में होता तो ज़्यादा उचित होता, क्योंकि वहाँ मुझे लगता है कि वहाँ इतनी अच्छी सुविधाएं अभी लोगों के लिए नहीं है। आप अनुभवी कई लोगों की वहाँ तबीयत बिगड़ चुकी है, अभी हमने देखा था हालिया दिनों में। आखिर वहाँ क्या ऐसी समस्या है? नहीं, आपका कहना सही है कि वहाँ थोड़ा ऑक्सीजन की कमी है और वहाँ ठंडा भी बहुत है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर गैरसैंण में बनता तो जहाँ पहले चयन हुआ था वो ज्यादा उचित था। राजधानी में हुए देहरादून बार एसोसिएशन चुनाव के नतीजे आ गए हैं। अध्यक्ष पद पर अनिल कुकरेती उर्फ चीनी ने 1007 वोट हासिल कर जीत दर्ज की है, जबकि उनके प्रतिद्वंदी राजीव शर्मा उर्फ बांटू को 925 मत मिले हैं। वहीं सचिव पद पर अजय बिष्ट ने 161 वोटों के अंतर से जीत हासिल कर अपनी मजबूत पकड़ साबित की है। उपाध्यक्ष पद पर विनोद सागर को जीत मिली है, जबकि महिला उपाध्यक्ष के रूप में लता राणा चुनी गई हैं। संयुक्त सचिव पद पर कपिल अरोड़ा ने बाजी मारी और कोषाध्यक्ष पद पर राजीव रोहिला निर्वाचित हुए हैं। रिजल्ट सामने आते ही
बार परिसर में जश्न का माहौल देखने को मिला। परिणाम घोषित होते ही अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी है, जमकर आतिशबाजी की और होली के रंगों के साथ में जीत का जश्न मनाया। देहरादून के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की 2 शाखाएं वित्तीय अनियमितताओं के चलते सील होने के बाद में हजारों खाता धारक अब अपनी ही जमा पूंजी निकालने के लिए भटक रहे हैं। बैंक प्रबंधन के हाथ बंधे हुए हैं और ग्राहकों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देहरादून के दर्शन लाल चौक स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बाहर मंचन बाला बजाज पिछले 5 दिनों से अपनी मेहनत की कमाई निकालने के लिए चक्कर काट रही हैं। घुटने के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, पर बैंक से कोई रिस्पांस नहीं। मैं रोज इनको बोलती थी, मैंने कहा आपका बैंक कोई ऐसा खतरनाक तो नहीं है। अरे मैडम क्या करते हो, 70 साल से हमारा बैंक चल रहा है, ये है वो है, आश्वासन देते रहे, झूठ बोलते रहे, हम जमा कराते रहे। अब 50-60 लाख पता नहीं होगा मेरा पैसा, 55 लाख के करीब है, तो मैं छोड़ दूंगी अपना पैसा। इस उम्र में हमें पैसे की जरूरत है भाई, हमारे ऑपरेशन होने, ये होना वो होना। इसी तरह 72 साल के प्यारेलाल भी पेंशन की रकम निकालने में असमर्थ हैं। शहर में ऐसे 9000 से ज्यादा लोग हैं जिनकी पूंजी बैंक की दोनों सील शाखाओं में फंसी है। फॉरेंसिक ऑडिट में गड़बड़ियां सामने आने के बाद आरबीआई ने 6 महीने के लिए बैंक को सील कर दिया था। ये बैंक 1973 से चल रहा है और अनियमितताओं की आशंका 2014 से बताई जा रही है। और सडनली हुआ ये, और हम तो सारा पैसा यहीं लगा हुआ है। 78 से मेरा अकाउंट है यहाँ पर, और सारा जितना पैसा था यहीं लगा हुआ है। कोई इनका जवाब है नहीं। अब SMS कर दिया कि आप आइएगा, यहाँ फॉर्म कंप्लीट होंगे। अब यहाँ पर कह रहे हमें ट्रेनिंग नहीं है, फॉर्म नहीं है। बैंक प्रबंधन का कहना है कि वे कुछ नहीं कर पा रहे। वहीं प्रदेश में 10 जिला सहकारी बैंक, 1 राज्य सहकारी बैंक और 14 सहकारी समितियां रजिस्टर्ड हैं। सहकारिता मंत्री के मुताबिक नाबार्ड से कई बार जांच की मांग की गई थी और शक है कि मामला बोर्ड मैनेजमेंट से भी जुड़ा हो सकता है। दिक्कत तो हमें यही आ रही है, कस्टमरों को हैंडल करना पड़ रहा है, उन्हें बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। ठीक है ना, जैसे ही हमारे पास आरबीआई के इंस्ट्रक्शन आते हैं वैसे ही हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो अभी तक तो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन आए हैं वो इंस्ट्रक्शन यही आएंगे, फिलहाल DICGC का जो है क्लेम वो अपना सेटल करो, फिर उसके बाद जो भी है मर्ज की प्रक्रिया है या जो भी है वो आगे होती है। जैसे हमें इंस्ट्रक्शन मिलेंगे हम वैसा करेंगे। बहुत जल्दी उसका भी निस्तारण जो है किया जाएगा, क्योंकि उनके बोर्ड मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ियाँ हैं और जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ उसके खिलाफ हमारी सरकार ने लगातार जो है जांच करने के भी आदेश दिए हैं। मैंने भी कहा है कि भाई एक बार वित्त विभाग उसकी जांच करेगा कि कहाँ उनकी कमियां हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि नियमित ऑडिट के बावजूद इतनी बड़ी वित्तीय गड़बड़ी कैसे नजरअंदाज हो गई और कब तक आम लोग अपनी मेहनत की जमा पूंजी निकालने के लिए दर दर भटकते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दिल्ली में चल रहे AI इम्पैक्ट समिट के दौरान कांग्रेस के प्रदर्शन पर कहा कि ये भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश है। ये सिर्फ विरोध नहीं है बल्कि देश की प्रतिष्ठा पर सीधा हमला है। कांग्रेस अब एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि देश विरोध सोच का प्रतीक बन गई है। कांग्रेस सिर्फ भ्रम झूठ का एजेंडा चला रही है। AI इम्पैक्ट समिट 2026 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस प्रकार से नाटकीय प्रदर्शन कर भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास बेहद शर्मनाक है। यह सिर्फ विरोध नहीं है बल्कि देश की प्रतिष्ठा पर सीधा हमला है। कांग्रेस अब एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि देश विरोधी एक सोच का प्रतीक बनती जा रही है। जब पूरा विश्व भारत की तकनीकी, आर्थिकी और सामरिक शक्ति को मान रहा है, तब कांग्रेस भ्रम, नकारात्मकता, झूठा, अफवाह का एजेंडा चला रही है। श्रीनगर के अलकनंदा नदी में चल रही 2 बोट्स के आपस में भिड़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। 36 सेकंड की ये वीडियो क्लिप रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे 2 मोटर बोट आमने सामने आ गई है और पहली वाली दूसरी से जा भिड़ी।
वीडियो श्रीनगर के पास का बताया जा रहा है, जहां पर अलकनंदा नदी में बोटिंग शुरू की जा रही है। क्या दोनों बोट चालक नौसिखिया थे या फिर किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से एक्सीडेंट हुआ, ये अभी साफ नहीं है। बहरहाल दोनों बोट्स में सिर्फ कीपर यानी कि चालक थे और दोनों सुरक्षित हैं। अगर इन बोट्स में पर्यटक रहे होते तो जान माल का नुकसान हो सकता था। उत्तराखंड में बिजली महंगी होने के आसार बढ़ गए हैं और यूपीसीएल ने करीब 16% तक बिजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। जन सुनवाई जारी है और जनता इसका विरोध कर रही है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2026-27 के लिए टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजा है। विभाग का कहना है कि बिजली खरीद महंगी हो रही है, लाइन लॉस और मेंटेनेंस खर्च बढ़ा है और बढ़ते कनेक्शनों से सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है। यूपीसीएल का दावा है कि 24 घंटे सप्लाई और नेटवर्क सुधार के लिए टैरिफ बढ़ाना मजबूरी है। हम जो साल भर में काम करते रहते हैं उसका कैपिटलाइजेशन होता है, कुछ बैकलॉग भी रहता है उसमें, कुछ बैकलॉग का पिछले साल से क्लियर नहीं हो पाए तो हम कैपिटलाइजेशन करके इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से सर्टिफिकेट वगैरह सब बना करके उसे सबमिट करते हैं। उसके अगेंस्ट में हमें भी पैसा मिलता है। ये हमारे केवल 2 चीज़ें होती हैं और जो रूटीन के O&M वर्क और ये सब ये चलता रहता है, लेकिन मेन काम ट्रू अप का है और कैपिटलाइजेशन। वहीं आम उपभोक्ता बढ़ोतरी के विरोध में है। लोगों का कहना है कि महंगाई के दौर में बिजली बिल बढ़ने से घरेलू बजट बिगड़ जाएगा। प्रदेश में करीब 27 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जो इस बढ़ोतरी से सीधा प्रभावित होंगे। उत्तराखंड वासियों पर फिर बिजली के दाम का भार बढ़ने वाला है। अब पहले ही जनता बिजली के बिल से परेशान है, वहीं लगातार बिजली के दामों में बढ़ोतरी से उत्तराखंड के जहां व्यापारिक वर्ग, गरीब वर्ग व आम आदमी को भारी बिजली के बिल भुगतने को विवश होना पड़ेगा। सबसे ज्यादा असर व्यापारियों पर पड़ेगा। नियामक आयोग 2 जिलों में जन सुनवाई कर चुका है। अब 27 फरवरी को अंतिम सुनवाई देहरादून में होगी। अब फैसला आयोग के हाथ में है कि राहत मिलेगी या महंगी बिजली का करंट जनता की जेब पर पड़ेगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सतेंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। मानव वन्यजीव संघर्ष और फॉरेस्ट फायर पर तुरंत एक्शन के लिए अब मोबाइल एप्लीकेशन से मदद ली जाएगी। कॉर्बेट पार्क प्रशासन और WWF ने इसके लिए एक एप्लीकेशन तैयार किया है। रामनगर में इस पायलट प्रोजेक्ट पर परीक्षण किया गया है ताकि इसके उपयोग के साथ में फील्ड स्तर पर इसको प्रभावी बनाया जा सके। उत्तराखंड वन मुख्यालय के अधिकारी इस परियोजना की शुरुआत से ही WWF टीम के साथ में जुड़े हुए हैं। पायलट टेस्टिंग के दौरान अधिकारियों और साथ ही फील्ड स्टाफ से प्राप्त फीडबैक को विधिवत दर्ज किया गया है, जिसे एप्लीकेशन को और भी अधिक प्रभावी बनाने पर काम चल रहा है। एक WWF के साथ हमारी वार्ता चल रही थी। उनके द्वारा एक डैशबोर्ड बनाया गया है जिसमें कि सूचना तत्काल कैसे मिल सकती है इसके बारे में कार्रवाई की जा रही है। उसी डैशबोर्ड का प्रेजेंटेशन WWF इंडिया के टीम के द्वारा यहाँ पर किया गया, जिसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और पश्चिमी वृत्त के जो ऑफिसर्स हैं वो सम्मिलित हुए। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, जिसका आज हम यहाँ पे पायलट टेस्टिंग कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे डिजिटाइज कर सकें। जिस तरीके से शिकायतें दर्ज होती हैं उसको अब हम लोग डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सीनियर डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स और सबके साथ कंसल्ट करके समझ के कि क्या चाहते हैं उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, किस तरीके से हम आगे इस प्रोसेस को लेके जाना चाहते हैं। उत्तरकाशी में कूड़ा निस्तारण को लेकर शुरू हुआ विरोध अब टकराव में बदल गया है। गंगा नदी के ऊपर पिछले 8 साल से कूड़ा डंप किए जाने से स्थानीय लोग नाराज हैं और कूड़ा हटाने के लिए आंदोलन भी कर रहे हैं। उत्तरकाशी में तामाखानी टनल के बाहर गंगा नदी के ठीक ऊपर पिछले 8 साल से कूड़ा डंप किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। इसी मुद्दे पर युवा सामाजिक कार्यकर्ता गोपीनाथ रावत पिछले 63 दिनों से हनुमान चौक पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं।
आंदोलनकारियों का आरोप है कि नगर पालिका ने अब तक केवल आधा कूड़ा हटाया है, जबकि बाकी कूड़ा अब भी गंगा और पर्यावरण के लिए खतरा बना हुआ है। मंगलवार को आंदोलन उस वक्त उग्र हो गया जब आंदोलनकारी कूड़े की पेटी उठाकर नगर पालिका अध्यक्ष के घर के बाहर पहुंच गए और प्रदर्शन किया। कि जो ये माँ गंगा के ऊपर जो ये कूड़ा पड़ रहा है उसके लिए मैं यहाँ पे धरने में बैठा हूँ, और जब तक वो कूड़ा वहाँ से नहीं हटेगा तो तब तक ये धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा, क्योंकि जो ये कूड़ा है वो तभी भी गंगा माँ में गिर रहा है। कूड़ा अभी भी पड़ रहा है, कूड़े में नए नए तरीके से वहाँ पे जैसे कि टेंडर डाल रहे हैं और फिर उसे हटा रहे हैं, फिर डाल रहे हैं, फिर उसे हटा रहे हैं, तो ये सब गेम खेल रहे हैं अंदर ही अंदर। तनाव के बाद नगरपालिका बाड़ा हाट के सफाई कर्मचारी और सभासदों ने भी विरोध में कदम उठाते हुए एक दिन के लिए शहर की सभी स्ट्रीट लाइटें बंद रखी और डीएम कार्यालय तक प्रदर्शन किया। विवाद तब और बढ़ गया जब एक महिला सभासद धरना स्थल पर पहुंची और नाराजगी जताते हुए धरना स्थल पर रखा सामान फेंक दिया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। वहीं नगरपालिका का कहना है कि 80% कूड़ा हटा दिया गया है और बाकी भी जल्द साफ कर दिया जाएगा। नए ट्रेंचिंग ग्राउंड की व्यवस्था की जाए ताकि वो जो कूड़ा है वो गंगा माँ पे ना गिरे। दूसरी बात ये है कि उन्होंने हमारे धरना स्थल पे आके यहाँ पे तोड़फोड़ की, अभद्रता की, हमारे बिस्तर फेंके, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या इसे मैं कहूँगा। और हमने इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय को यहाँ पे शिकायती पत्र दिया है। 8 वर्षों का कूड़ा जो हमारे शहर में था उसको हमने 90% शहर से किनारे कर दिया है, और 20% जो हमारा कूड़ा बचा हुआ था, 80% और 20% बचा हुआ है, वो सरकारी एक प्रक्रिया होती है, उसका टेंडर हमने लगाया है। आंदोलन के दबाव में कूड़ा हटाने की कार्रवाई शुरू तो हुई, लेकिन पिछले कुछ दिनों से काम बंद पड़ा है, जिससे आंदोलनकारियों में नाराजगी बढ़ गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है, गंगा नदी के ऊपर सालों तक कूड़ा डंप करना कितना सही था? करोड़ों लोगों की आस्था गंगा से जुड़ी है और ऐसे में कूड़ा निस्तारण की लापरवाही गंभीर चिंता का विषय है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शनिवार से शुरू होने जा रही है, जिसको देखते हुए बोर्ड ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक एग्जाम चलेंगे। इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में इस बार 2,15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं। कुल 1261 सेंटर्स पर एग्जाम करवाए जाएंगे। साथ ही बोर्ड ने इस बार 24 नए सेंटर्स परीक्षा के लिए बनाए हैं, जबकि 156 संवेदनशील और 6 अति संवेदनशील सेंटर्स पर कड़ी नजर रहेगी। टिहरी जिले में सबसे ज्यादा 136 सेंटर्स पर परीक्षा होगी। 12 का पहले दिन ड्राइंग और साथ ही पेंटिंग का पेपर भी होगा। हमारे एग्जाम जो है कल से स्टार्ट हैं। 21 तारीख से हमारे एग्जाम स्टार्ट होंगे और 20 मार्च तक चलेंगे। प्रातः 10 बजे से हमारा एग्जाम होगा, जिसमें करीब 2,15,000 के लगभग पूरे प्रदेश के हाई स्कूल इंटर के बच्चे उससे प्रतिभाग करेंगे। इसमें एग्जाम के लिए 1261 हमने इसमें केंद्र जो है बनाए हुए हैं। 1261 केंद्रों की पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। उसमें केंद्र व्यवस्थापक है, कस्टोडियन है, कक्ष निरीक्षक है, सबकी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। सारे जिलाधिकारी जितने भी जिलाधिकारी हैं सबने अपनी बैठकें वहां पर कर ली हैं और सारी प्रक्रियागत जो चीजें हैं कंप्लीट हो गई हैं। होली में अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन कुमाऊं में इसका रंग अभी से चढ़ चुका है। हल्द्वानी में महिलाओं की टोलियां होली के गीतों, ठिठोली और मस्ती में इस कदर डूबी हुई दिखाई दे रही हैं कि पूरा माहौल रंगों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए कुमाऊं की होली का यह अनोखा रंग। होली आने में अभी वक्त है, लेकिन कुमाऊं में अभी से होली का रंग दिखना शुरू हो गया है। घरों के बाहर कामकाज से थोड़ा वक्त निकालकर महिलाएं समूह बनाकर होलियां गा रही हैं और गीतों में राधा कृष्ण ही नहीं बल्कि भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी को समर्पित पारंपरिक कुमाऊनी गीत गाए जा रहे हैं। और हम लोगों की होलियां जो अच्छी होती हैं और समाज को मैसेज ये आता है कि हम लोग व्यसनों से दूर रहें। हम लोगों ने दिया है कि शराब, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा इन सब से दूर रहें। ये समाज को गर्त की ओर को ले जाता है। ठीक है, धन्यवाद। और ऐसे कार्यक्रम जगह जगह हो जाते हैं। हम लोग का अलग अलग संदेश होता है, नशा मुक्ति का, पर्यावरण का, अपनी संस्कृति को बचाने का। ये नए नए प्रकार के हम हमेशा नए नए सॉन्ग के माध्यम से नए नए संदेश देते रहते हैं समाज में।
खास बात यह है कि इन महिलाओं को अब अपनी कला दिखाने के लिए मंच भी मिलने लगे हैं। स्थानीय स्तर पर आयोजित होली महोत्सवों में महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंचकर अपनी लोक गायन की प्रतिभा पेश कर रही हैं, जहां से बिना झिझक पूरे आत्मविश्वास के साथ सुर, ताल और परंपरा का बेहतरीन संगम दिख रहा है और पहाड़ी परंपरा और लोक संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। पर होली कंपटीशन में क्या होता है कि सबसे पहले महिला होली गायन से शुरू करते हैं, जो हमारी पारंपरिक कुमाऊनी जो होली है उस पे हम लोग मेनली फोकस करते हैं और उसके बाद महिलाओं का नृत्य उसमें होता है और अंत में लास्ट में स्वांग इसमें करा जाता है। स्वांग जो है वो मनोरंजन के लिए तो होता ही है, साथ ही साथ इसमें स्वांग करा जाता है और एक मैसेज जो है वो समाज को दिया जाता है। जिसको सस्ता का एक मानना है कि अपनी संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए हम लोग कार्य करें और अपने होली परंपरा और एक संदेश कि नशे से दूर, मुख्य है नशे से दूर और गलत रंगों का प्रयोग ना करें। फूलों की होली, रंग, अबीर, गुलाल एक अच्छा प्रयोग करते हुए हम लोग एक अच्छी होली मनाएं, ऐसा सारथी का प्रयास है। सी ठिठोली वियोगे। कहा जाता है कि कुमाऊं की होली देश की किसी भी होली से अलग होती है। ये सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि संगीत, लोक बोली के साथ हंसी, ठिठोली और मस्ती की होती है। यहाँ की होली में कुमाऊनी भाषा की मिठास, ब्रज की मस्ती और सामाजिक मेलजोल होता है। इसी वजह से कुमाऊं की होली को लोग पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं और लोगों को साल भर इसका इंतजार रहता है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।